सभी स्टूडेंट्स और ऑडियंस को मेरा नमस्कार। आज अपने कॉलेज के इस चैनल के माध्यम से अपन एक बार फिर अपनी वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस कड़ी में एक बार फिर मैं आपके साथ जिस मुद्दे पर चर्चा करूंगा वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ के माध्यम से अपन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की चर्चा कर रहे हैं और इससे जस्ट पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर जो अपन विधायी और न्यायिक नियंत्रण की बात करते हैं उसकी वजह क्या है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कई बार लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के कार्यों के लिए बहुत बड़ा रोड़ा बन सकते हैं और उस स्थिति से बचने के लिए इन पर टाइमली जो कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अपन पहले मुद्दे पर जो चर्चा करेंगे वो है प्रत्यायोजित विधायन पर संसदीय नियंत्रण या लेजिस्लेटिव जो कंट्रोल है उसकी अपन चर्चा इसमें करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर कंट्रोल के दो मुख्य उपकरण हैं, पहला है विधायी नियंत्रण और दूसरा है न्यायिक नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ देखो विधायी नियंत्रण की कड़ी में अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें देखो पहली जो चर्चा है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रत्यायोजित विधायन का निर्माण करने के बाद उसे कार्यपालिका द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और उसे प्रकाशित करने के बाद की जो एक्टिविटी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी एक्टिविटी को या उसी मैकेनिज्म को अपन विधायी नियंत्रण शीर्षक में पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है, जैसे ही कार्यपालिका द्वारा किसी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का निर्माण किया जाता है तो निर्माण के पश्चात उसे सबसे पहले प्रकाशित किया जाएगा। प्रकाशित करने के बाद उसे सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है और सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने का मतलब है कि सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने का मतलब है कि दोनों, अगर किसी लेजिस्लेटिव बॉडी में एक सदन है तो एक सदन के सामने और यदि दोनों सदन हैं तो दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो पहला सवाल देखो, अधिकांश मत जो इस संबंध में हमारे सामने आए हैं उनका ये मानना है कि ये जो कार्य है वो 7 से लेकर 30 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। कई कमेटीज का भी गठन किया गया है, तो कुल मिलाकर मिनिमम 7 डेज और अधिकतम 30 डेज के भीतर उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को असेंबली के सम्मुख प्रस्तुत करना है और प्रस्तुत करने का तरीका ये है कि उसे लागू करने से पहले दोनों सदनों के सम्मुख पेश करना पड़ेगा। दूसरी बात देखो क्या है, यहाँ प्रकाशन के बाद यथाशीघ्र संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। अब ये जो ऊपर अवधि है इसको देखना, 7 से 30 दिन तक, यूं नहीं कि प्रकाशित होने के बाद में 30 दिन तक वेट किया जाए। यथाशीघ्र जो सवाल है ये तथ्य और परिस्थितियों का सवाल है। सर्कमस्टांसेस बताएंगे कि मुद्दे विशेष पर यथाशीघ्र क्या है। तो यहाँ जितना जल्दी हो सके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पब्लिकेशन या प्रकाशन के बाद में उसे यथाशीघ्र संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी अवधि मैंने 7 से 30 दिन तक विभिन्न मतों में बताई है। और ये परिवर्तन या लागू होने से पहले अगर किसी लेजिस्लेटिव बॉडी में 2 असेंबली या 2 हाउस हैं तो उन दोनों के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। दूसरा देखो क्या है, जैसे ही पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बॉडी के सामने इसको प्रस्तुत किया जाएगा उसके बाद में दूसरा बिंदु देखिए, पटल पर रखे जाने के बाद संसद उसमें संशोधन कर सकेगी। यहाँ बड़ी जो बात यह है कि पार्लियामेंट के एक या दोनों सदनों के सामने जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को रखा जाता है तो उसमें संशोधन होगा या नहीं होगा ये पार्लियामेंट की इच्छा पर निर्भर करती है। ये देखो कर सकेगी, करना या न करना लेजिस्लेटिव बॉडी या पार्लियामेंट की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि पटल पर रखे जाने के बाद जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या पार्लियामेंट उसमें संशोधन कर सकती है, तो डेफिनेट उसमें संशोधन कर सकेगी। क्या संशोधन करना अनिवार्य है या बाध्य है? नहीं। दूसरी बात देखो इसमें क्या है अगली, वो है कि अगर संशोधन हो तो उन्हें राज्य विधानमंडलों के सम्मुख भी रखा जा सकता है। देखो अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को जब प्रकाशन के पश्चात पार्लियामेंट के सम्मुख रखा जाता है, संसद के सम्मुख, और पार्लियामेंट उसमें किसी प्रकार का संशोधन करती है तो उस संशोधन के प्रति
पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामेंट संशोधन के पश्चात उसे संबंधित या प्रभावित होने वाले राज्य विधानमंडलों के सम्मुख रखे। तो यहाँ इस सेंटेंस में भी जो बड़ी बात ये है वो है रखा जा सकता है। तो किसी राज्य विधानमंडल के सम्मुख उसे रखा जाएगा या नहीं, ये फाइनली किस पर निर्भर करता है, ये पार्लियामेंट की इच्छा पर निर्भर करता है। अगली बात देखो क्या है। देखो मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सम्मुख ऐसे विधान को रखा जाएगा और उस विधान की परिनिरीक्षा दोनों सदनों द्वारा की जाएगी या की जा सकेगी। तो यहाँ दोनों सदनों को उस प्रत्यायोजित विधान की समीक्षा के लिए जिन एक्सपर्ट या विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है उनको एक विशेष कमेटी में रखा होता है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए होती है, और इसे हम परिनिरीक्षा समिति के नाम से जानते हैं। ये परिनिरीक्षा समिति लोकसभा के लिए भी होती है और ये परिनिरीक्षा समिति राज्यसभा के लिए भी होती है। तो यहाँ देखिए, परिनिरीक्षा समिति के माध्यम से संसद अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी कर सकेगी। देखो परिनिरीक्षा समिति में एक्सपर्ट्स बैठते हैं और देखो ये परिनिरीक्षा समितियों की अपने देश की हिस्टोरिकल फैक्ट पर जाएं तो लोकसभा के लिए प्रत्यायोजित विधान के संबंध में परिनिरीक्षा समिति या लोकसभा की परिनिरीक्षा समिति है, उसका गठन 1953 में किया जा चुका था, 1953 में। जबकि इस संबंध में राज्यसभा में जो परिनिरीक्षा समिति का गठन किया गया वो 1964 में किया गया। ये दोनों जो समितियां हैं वो अपने अपने सदनों को अपनी तरफ से सुझाव या सिफारिशें देते हैं और उसके पश्चात पार्लियामेंट जो है वो अपने डिसीजन लेती है। एक इसमें देखो ये समितियां आती कहाँ से हैं, तो इस संबंध में 5वां बिंदु देखिए, इन समितियों का गठन सदनों द्वारा किया जाता है। अगर लोकसभा की परिनिरीक्षा समिति की बात करें तो उसका गठन लोकसभा करेगी और राज्यसभा की परिनिरीक्षा समिति की बात करें तो उसका गठन राज्यसभा करेगी। ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ एक बार फिर आप इसको रिवाइज करेंगे कि प्रत्यायोजित विधान पर संसदीय नियंत्रण जो है वो प्रकाशन नियंत्रण की कड़ी में उस विधान के प्रकाशन के बाद 7 से 30 दिन की अवधि के भीतर उसे पार्लियामेंट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा और उसे लागू करने से पहले संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करना जरूरी है। दूसरी बात, 7 से 30 दिन की अवधि में से किस तिथि को उसे रखा जाएगा, कितने दिन बाद, तो ये जो है यथाशीघ्र जितना जल्दी संभव हो प्रकाशन के पश्चात पार्लियामेंट के पटल पर रखा जाएगा और पार्लियामेंट अगर जरूरी समझे तो उसमें संशोधन कर सकेगी और ये संशोधन करने का जो राइट है पार्लियामेंट के बाद पास, ये प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण का एक तरीका ही है। और ऐसे संशोधन यदि पार्लियामेंट करती है तो उस संबंधित या प्रभावित होने वाली स्टेट की विधानमंडल को सूचित करना जरूरी है। और पार्लियामेंट को यदि किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है तो इस संबंध में पार्लियामेंट के दोनों सदनों के पास अपनी अपनी परिनिरीक्षा समिति होती है। लोकसभा के पास ये समिति 1953 से है और राज्यसभा के पास ये समिति 1964 से है। तो ये समितियां अपनी जो सिफारिशें हैं अपने संबंधित सदन को देती हैं और उसके बाद वो सदन जो है वो इसके ऊपर जजमेंट ले सकता है। इस प्रकार प्रत्यायोजन पर जो विधायी नियंत्रण है या संसदीय नियंत्रण है वो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट बनता है। आज की कक्षा में इतना ही। थैंक यू सो मच।